बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनाब, मेरा नाम है तंजीलुर रहमान और मैं हूं आप लोगों का ज़ूलॉजी का लेक्चरर। अच्छा जी, आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो इससे पहले ये चीज़ें समझें, हम चलते हैं आज की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए, ये हैं हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम ये जानें कि एंजाइम्स होते क्या हैं। जस्ट लाइक द व्हाट इज एंजाइम, उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, फिर व्हाट आर राइबो एंजाइम्स, फिर हम जानेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस क्या होती है, और फिर हम उसके बाद जानेंगे कि एंजाइम्स के करैक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। फिर जो मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे की लॉग थ्योरी ऑफ एंजाइम्स, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हमारे बुक के अंदर मौजूद हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटीज़। तो जनाब, चलते हैं डिटेल में इन सारे क्वेश्चन की तरफ और उनके आंसर्स की तरफ। तो अपनी कॉपीज़ और बुक संभाल के रखें, रेडी हो जाएं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एंजाइम, और डिफाइन द एंजाइम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। जनाब, यहाँ पे एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उन पे लिखा हुआ है एंजाइम्स। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये हम हर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जनाब, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का ये काम करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बनाने का ये काम करते हैं। ये लाजमी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर नहीं हो तो हमारी बॉडी कह लें कि सीज हो जाए, कोई भी काम इतनी जल्दी से परफॉर्म ना कर पाए। तो एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ कि इनकी डेफिनेशंस क्या होगी। सो enzymes may be defined as the organic substances capable of catalyzing specific chemical reactions in the living system। अब जो भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये काम करें कि इस डेफिनेशंस को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। अगर बुक के तो इसी डेफिनेशंस को अंडरलाइन कर लें। इसके अलावा भी एक छोटी सी डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही आसान है। द बायोकैटालिटिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम, अब ये भी नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स की तरफ कि एंजाइम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। एंसल्मिन पाइन डिस्कवर्ड इन 1833 द फर्स्ट एंजाइम्स हु कॉल्ड डाइस्टीएज। अब ये जो डाइस्टीएज एंजाइम था ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ। उसके बाद एंजाइम्स को प्रॉपर नाम एंजाइम्स जो दिया था वो थे, द टर्म enzymes was coined by the German physiologist Friedrich Wilhelm Kuhn in 1878। और enzyme जो लफ्ज़ है वो ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, उसकी जो मीनिंग बनती है वो है इनसाइड या इन द यीस्ट या इन लिवरेंस। अब चलते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। तो सिंपल अगर हम कहें, ये पॉइंट्स लिख लें हम कि एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जी, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। दिस इज टर्न डिपेंड ऑफ द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। विदाउट एंजाइम्स द डायनामिक steady state of cell would cease to exist। मतलब ये कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसको सरवाइव करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल चाहिए जिसको बोला जाता है एंजाइम्स। और अगर सेल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद ना हो तो सेल अल्टीमेटली सीज्ड हो जाएगा, डायनामिक स्टेट उसकी सीज्ड हो जाएगी और वो कोई भी काम परफॉर्म
नहीं कर पाएगा। अगर सेल काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद है, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एंजाइम्स मौजूद हैं, वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे भी है जो प्रोटीन्स के नहीं बने हैं, उनको बोला जाता है राइबोजाइम्स। तो अब स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं राइबो एंजाइम्स को। राइबोजाइम्स। Just few years ago, it was considered that all the enzymes were proteins. कुछ साल पहले यही कंसिडर किया जाता था कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। जस्ट लाइक ये फिगर आप देख लें, इसमें जो पर्पल कलर के आपको फिगर नजर आ रही है, पिक्चर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो एक एंजाइम का है, और उसके साइड में लिखा हुआ है एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि जो भी एंजाइम्स है वो असल में प्रोटीन के बने हुए हैं। पर इन 1980s में दो साइंटिस्ट ड्यूरिंग द 1980s, थॉमस चेच एंड सिडनी अल्टमैन डिस्कवर्ड दैट, ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये डिस्कवर किया कि certain molecules of ribonucleic acid also function as enzymes. These molecules are called ribozymes. इन्होंने ये बताया कि कुछ molecules जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए हैं वो भी एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है राइबोजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट, ये राइबोजाइम्स की एक अच्छी डेफिनेशन है, ये अपनी कॉपी में अभी नोट कर लें कि भाई राइबोजाइम्स क्या होते हैं। इनका काम क्या है राइबोजाइम्स का? विच कैटलाइज रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशंस टू बी यूज्ड बाय अ सेल्स। इनका काम, बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स का काम क्या है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा एक डाइजेस्टिव एंजाइम की। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़े या जोड़े। तो इन काम को परफॉर्म करने के लिए chemical transformations require that certain covalent bonds be broken within the reactants. इस पूरी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में रिएक्टेंट के कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। तो जनाब, इस काम को करने के लिए रिएक्टेंट के पास भी इतनी एनर्जी होनी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सके, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। टू डू सो, the reactant must have the sufficient kinetic energy of motion to overcome the barrier called the energy of activation or activation of energy. फिर एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस को रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The enzyme reacts with the energy rich and energy poor molecules which perform the intermediate complex. This complex again break into the product and enzymes. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजाइम फूड कॉम्प्लेक्स जो है अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ नीचे ब्लू कलर में आपको एंजाइम्स नजर आ रहे हैं और ऊपर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एज अ प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस, के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस क्या है और ये क्या होती है। तो इस फिगर के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन लिख लें। द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बायोकेमिकल को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा जी, लिख लिया आप लोगों ने इस डेफिनेशंस को। अच्छा जी, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगर आपने लिख लिया है तो। द इम्पोर्टेंट रोल प्ले बाय एंजाइम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन इज दैट दे लोअर डाउन द एक्टिवेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दूं कि बेसिक काम जो होता है एंजाइम्स का वो ये होता है कि रिएक्शन के दौरान ये जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है
जो कह लेंगे वो एनर्जी जो किसी काम करने को स्टार्ट करने को चाहिए होती है उसको लोअर कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। विदाउट इंजाइम्स एनर्जी जो है वो कितनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। पर रेड लाइन से मैं आपको बताता हूँ, अगर इंजाइम आ जाएंगे तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम होगी, जो हमें रिक्वायर्ड होगी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। इन सारी चीज़ों को मैं एक मिसाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें, एक वर्कर है जिसके पास एक रॉक है या एक पत्थर है जिसको वो प्लेस बी की तरफ उछाना चाहता है, पर उसके सामने एक स्पीड ब्रेकर, एक बैरियर मौजूद है जो उसके सबस्ट्रेट रॉक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरेबल है। तो ये बैरियर है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और कोई इंजाइम, कोई हेल्प, हम किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो ये इसी तरीके से यहाँ से एक हम गन से फायर कर रहे हैं विदाउट इंजाइम, विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो जो बुलेट है वो प्रोडक्ट की तरफ पहुँच ही नहीं रही। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे इसी की जगह पे एक इंजाइम्स अप्लाइड करते हैं। ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये है इंजाइम, हमने अप्लाइड किया। अब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में देखें कि जो बैरियर है वो अब छोटा पड़ गया, अब काम हमारा बिल्कुल ही आसानी से परफॉर्म होगा। जस्ट लाइक दैट कि अब बुलेट जो है इंजाइम्स की मदद से प्रोडक्ट की डायरेक्शन की तरफ आसानी से मूव कर सकती है। तो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। जी जनाब, अभी तक हम जो चीज़ें सीख चुके हैं, जो चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, उनमें से ये जान चुके हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स किस तरीके से काम करते हैं। भाई एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं और एंजाइम्स का काम ये होता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप कर दें, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस को उसके मुकाबले में कम कर दें ताकि काम जो हो वो आसानी से परफॉर्म हो सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारे पास व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स के कैरेक्टर्स क्या हैं या कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। तो सबसे पहले मैं वही फिगर लेके आ जाता हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था एंजाइम्स। तो हम पहले उसी में ये जान चुके हैं और ये सीख भी चुके हैं कि एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट है। तो जो पहला कैरेक्टर्स हमारे पास एंजाइम्स का आता है वो भी यही है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोटोप्लाज्म्स। अब व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म व्हाट द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स। अब एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट है और लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के अंदर बनते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन सी जगह पे एंजाइम्स, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, इनके अंदर किस तरीके से एंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहली पॉइंट है वो यही है कि एंजाइम्स आर व्हाट, बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म, के सेल के लिविंग पार्ट में ये बनते हैं। फिर सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, दे जनरली एक्ट विद इन द लिविंग सेल वेयर दे हैव बीन फॉर्म्ड but sometimes they diffuse out of the cells and act upon the substance present in the other cells। कि जनरली एंजाइम्स जिस सेल के अंदर बनते हैं उसी के अंदर जाके रिएक्ट करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो सेल से आउटसाइड जाके रिएक्ट करते हैं। और इस तरीके से एंजाइम्स की फिर दो टाइप्स बनती हैं। कौन कौन सी, तो उनकी तरफ आ जाते हैं। एक होती है एक्सो एंजाइम्स और दूसरे होते हैं एंडो एंजाइम्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सो एंजाइम्स की। The enzymes which act out of the cells are called extracellular or exoenzymes। अब नाम से ही देखें, एक्सो मतलब आउटसाइड, एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो बनते तो सेल के अंदर है पर काम कहाँ जाके करते, आउटसाइड ऑफ द सेल। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे देखें ये रेड लाइन के अंडर कर दिया मैंने, ये हैं एक्सो एंजाइम्स। इसकी मिसालें भी बहुत सारी हैं, जैसे आप इसकी मिसाल ले सकते हो, पेप्सिन बनती है सेल के अंदर, रिएक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पेप्सिन आती है। फिर हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के जो एंजाइम्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स के अंदर बनते हैं पर रिएक्ट कहाँ करते हैं, आउटसाइड, यानी आपके मुंह में जाके रिएक्ट कर रहे होते हैं फूड पर। तो दूसरी जो एग्जाम्पल है एंजाइम्स की वो है एंडो एंजाइम्स। अब आपको पता है एंडो मतलब इनसाइड्स। The enzymes which act within the cell are referred as the intracellular or endoenzymes। वो enzymes जो
सेल के अंदर ही जाके काम करते हैं उनको बोला जाता है एंडो एंजाइम्स। अब हम नंबर 3 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ई.जी. ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद हाई मोलिकुलर वेट। एंजाइम्स क्या है? बड़े मोलिक्यूल होते हैं, सबस्ट्रेट के मुकाबले में लार्जर साइज रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा। फिर नंबर 4 पॉइंट, they may entirely consist of protein e.g. amylase और pepsin और may contain non-proteins part। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि एंजाइम्स या तो कम्प्लीटली प्रोटीन के बने होंगे या वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन के अलावा भी कोई और पार्ट उनके साथ हो सकता है या होलो एंजाइम्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अमाइलेज की, तो अमाइलेज क्या है? जिसके पास कंप्लीट प्रोटीन जो है मौजूद है, कोई दूसरा प्रोटीन नॉन प्रोटीनस पार्ट इसमें नहीं होता। फिर हम चलते हैं नंबर 5th पॉइंट की तरफ जो हमारे पास है। अब 5th पॉइंट क्या है? दे कैन रिएक्ट with both acid and alkaline substances due to the presence of proteins as their major parts। अब इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि एंजाइम्स जो होते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो अल्कलीन सब्सटेंस हो, दोनों पे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं, पर दोनों के एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। ये बात ज़हन कर लें कि दोनों के एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। तो एसिडिक वाले एंजाइम्स एसिडिक सब्सटेंसेस पे ही रिएक्ट करते हैं, अल्कलीन नेचर वाले एंजाइम्स अल्कलीन सब्सटेंसेस पे ही जाके रिएक्ट करते हैं। फिर नंबर 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। दे ओनली स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये हमारे बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। They are required in very small quantity, but this small quantity is capable to bring a change in the large amount of substrate। अब एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर बहुत लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर ये स्मॉल क्वांटिटी बहुत बड़ी चेंज लेके आ जाती है बॉडीज के अंदर। फिर नंबर 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं। Enzymes are specific in nature in their actions, it means they react with only a particular substrate। अब यहाँ पे बात ये क्लियर होनी चाहिए कि एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, खास सब्सटेंसेस पे ही जाके रिएक्ट करते हैं, हर एक पे रिएक्ट नहीं करते, उनको खास प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास मौजूद होती है एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट का जो जिक्र है वो आगे हमने करना है। तो नंबर 8 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। देयर एक्टिविटीज कैन बी एक्सुलेटेड बाय द सर्टेन आयंस और सॉल्ट का द एक्टिवेटर्स ई.जी. मैग्नीशियम, क्लोरीन, निकल हो गया, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो गए, अगर वो ऐड कर दिए जाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है एक्टिवेटर्स। फिर 9 पॉइंट्स, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्रेटर इन साइज होते हैं सबस्ट्रेट्स के मुकाबले में। जी, एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव, दैट इज थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, जो उनको रिक्वायर्ड होता है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, जो उनको रिक्वायर्ड है उसी टेम्परेचर पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स कम टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ बीच में यानी 37°C स्केल पे काम करते हैं। मतलब ये कि एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अपना परफेक्ट काम परफॉर्म करने के लिए। फिर नंबर 11 पॉइंट पे आ जाते हैं कि एंजाइम्स आर pH sensitive, that is enzymes work on specific pH। कि enzymes pH सेंसिटिव भी हैं और वो एक खास pH पे ही काम करते हैं, जैसे पेप्सिन है वो कह लेंगे एसिडिक कंडीशन में काम करती हैं। तो इसी तरीके से यानी इस एग्जांपल से हमने ये नतीजा निकाला कि एंजाइम्स को पर्टिकुलर pH चाहिए होती है, वो उस पे ही काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और तो लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, दे रिमेन्स केमिकली unchanged during and after the chemical reactions। के enzymes before and after chemical reaction जैसे थे वैसे ही रहते, उन पे कोई भी तब्दीली
नहीं आती। जी डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। सबसे पहले आप लोगों ने ये जाना कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि एंजाइम्स असल में करते क्या है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कि एंजाइम्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स की वजह से एंजाइम्स जो होते हैं काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी, जो नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स है इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, ताकि वो आ जाए और उसमें आप नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स को आसानी से सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स और अपनी क्वेश्चन से मुझे ज़रूर आगाह करेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आपका लेक्चरर ज़ूलॉजी तंजीलुर रहमान एट गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।